हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द प्रोग्राम जोर का जोड़। और आज हमारे चेहरों पर जो बिखरी मुस्कुराहट है वो बता रही है कि वी हैव सम वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। और ना सिर्फ आप लोगों के लिए बल्कि पूरी नेशन के लिए, क्योंकि आज ओलंपिक्स की दुनिया से जिस खबर का हम सबको, जिस मोमेंट का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, गो कि ये बात हकीकत है कि हमें थोड़ा मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा मेडल हासिल करने तक। लेकिन अरशद नदीम की तरफ से बहुत ज़बरदस्त खबर सामने आई है कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी और दीगर खबरों पे भी हम एनालिसिस आज डेवलप करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे शिकवे शिकायत भी सामने आ रहे हैं, बिलखुसूस जहां बात हो रही है ओलंपिक्स की दुनिया की। और क्रिकेट के हवाले से तो हम अपने शो में रोज़ बात करते ही हैं। तो इसी के साथ ही मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर। जोर का जोड़ में आप सबको हम खुशामदेद कहते हैं, वेलकम करते हैं। आज का जोर का जोड़ बड़ा अहम होने जा रहा है, बड़ी अहम पॉइंट्स हैं जिसे हमने डिस्कस करना है आज यहाँ पर बैठ के। बहुत सारे मसाइल हैं। हम क्यों जब भी कोई ओलंपिक या ऐसा कोई इवेंट आता है, कॉमनवेल्थ गेम का इवेंट आता है, तो हमें उस वक्त याद आता है कि हमें अपने एथलीट्स को सपोर्ट करना है, हमें उनके साथ खड़े होना है। पूरा साल हमें क्यों नहीं ये याद रहता, हम उनको पूरा साल सपोर्ट क्यों नहीं करते, हमारी जो तंजीमें हैं खेलों की वो कहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा ही शिकवा अभी जैसे कि शिरीन ने भी जिक्र किया, नूह दस्तगीर भट्ट ने किया, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल भी जीता था। उन्होंने शिकवे किया पाकिस्तानी खेलों की तंजीमों से। कोशिश करेंगे कि उनका मौक़िफ़ भी शामिल करें। और खेलों की दुनिया के जो एक्सपर्ट हैं, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ आज मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, उनकी जो राय जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के जोर का जोड़ में हमने बहुत सारे टॉपिक्स के हवाले से बात करनी है। तो शीरी, आगाज़ करते हैं, क्या क्या खेलों की दुनिया से खबर आगाज़ करते हैं जी। प्राइड ऑफ पाकिस्तान से वेल डन, शाबाश अरशद नदीम। सबसे पहले आज के जो प्रोग्राम के व्हाट्सएप इन स्टोरीज, आज क्या हो रहा है स्पोर्ट्स की दुनिया में, सबसे पहले अरशद नदीम के हवाले से बात कर लेते हैं कि जेवलिन थ्रो अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के इन मुकाबलों में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। वो 86.59 मीटर की थ्रो करके फाइनल राउंड के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें तो जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई वो भी कर चुके हैं और उन्होंने पहली बारी में ही 89.34 मीटर की जो है वो थ्रो की है। इस हवाले से यहाँ पर ये बात भी बहुत ज़रूरी है कोट करना कि व्हेन वी कंपेयर नीरज वर्सेस डेफिनेटली अरशद नदीम, तो यहाँ पर इस हवाले से अगर हम ये बात ना करें कि अरशद नदीम जो कि ख़ुद अपने ही कोच हैं, जिनकी टी शर्ट पे किसी और स्पॉन्सर का अगर हम कहें कि तस्करा नहीं है, यानी कि जो थ्रू आउट अगर हम बात करें कि उन्हें किस हद तक सपोर्ट किया गया या उनके लिए किस हद तक वर्सेस नीरज चोपड़ा, आई अगेन रिपीट। तो यहाँ पर ये बात बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट है नोट करने के लिए कि ही इज़ द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ द प्राइड ऑफ द नेशन। और डेफिनेटली हमारी जहाँ पर उम्मीदें वाबस्ता हैं वहीं पर दुआएं भी वाबस्ता हैं कि इंशाल्लाह ज़रूर गोल्ड मेडल जीत कर वापस शीरी, आपने ठीक बात की कि अरशद को उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिली थ्रू आउट द ईयर। बट येस, ओलंपिक्स से पहले कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो भी मैदान में उतरे, बहुत सारे लोग आए हैं मैदान में। बट ये बहुत पहले किया जाना चाहिए था और जो किया गया उसे बहुत ज़्यादा किया जाना चाहिए था। बहरहाल एक और अरशद का रिकॉर्ड भी बता दें कि 90 मीटर प्लस की उनकी थ्रो है, साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा ये। तो उम्मीद अभी नहीं तोड़नी। बट येस, अरशद की फिटनेस के मसाइल हमने देखा कि रहे हैं। और नीरज ने आज जो थ्रो की 89.34, अरशद की जो थ्रो है 86.59। तो हमें दुआ करनी है कि 8 तारीख को जो मुकाबला होने जा रहा है उसमें अरशद जो है अपनी जो बेस्ट थ्रो है उसका रिकॉर्ड भी अगर तोड़ देते हैं तो हम मेडल जीत सकते हैं। खुशी की बात यह, अच्छी बात यह कि उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। उम्मीदें बरकरार हैं। और जैसे कि उमर आपने बात की ना कि दुआ के साथ साथ ज़रूरत इस बात की है कि अब दवा भी की जाए, यानी कि जो कोताहियाँ, जो एक कहते हैं ना कि एक स्पेस बाकी रहा है ओलंपिक्स में, क्योंकि 6 ओलंपियंस हमारे जब पहले ही इस राउंड से बाहर हो गए हैं, विच इज़ रियली, जब भी हम बात करते हैं तो यकीनी तौर पर दुख तो होता ही है कि इतनी आबादी में 7 जो है वो खिलाड़ी वहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट बहरहाल वी डेफिनेटली सी द पॉजिटिव साइड, वी डेफिनेटली होप फॉर द पॉजिटिव साइड। और इसी के साथ मेरा ख्याल है कि दूसरी स्टोरी की जाने बढ़ते हैं उमर जी। बिल्कुल, जो खेल की दुनिया से जो मामलात हैं उसमें ये है कि क्रिकेट के हवाले से मैं बात करनी है। बांग्लादेश में जो हालात हैं वो खासे कशीदा हो चुके हैं। इसकी सूरत हाल के हवाले से बात भी की जानी है और बात की जानी भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक तो टी20 वुमेन वर्ल्ड कप है। बट बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान जो टेस्ट सीरीज़ है, जो उनकी जो ए टीम है उसका विजिट था वो ताखिर का शिकार हो चुका है। तो बांग्लादेश की जो टीम है उसको पाकिस्तान ने ऑफ़र किया कि आप थोड़ा वक्त से पहले
पाकिस्तान अपनी टीम को भेज दें, हम यहाँ पर टेक केयर करेंगे। प्रैक्टिस का इशू है तो यहाँ पर वो लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ताकि उनको जो एक वक्त दरकार है सीरीज़ के लिए तैयारी करने का, तैयार होने का, वो वक्त जो है वो भी मुकम्मल तौर पर उनको जो है वो टाइम मिल जाए। और रावलपिंडी के जो है वेन्यू ऑफ़र किया गया कि वहाँ पर ट्रेनिंग की जो सहूलत है वहाँ से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ऑफ़र की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और अभी तक जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। और ये बात हम समझ भी सकते हैं कि अभी वहाँ पर सिचुएशन ऐसी नहीं है कि संभलने का भी मौका मिला हो उन्हें। ग़ालिबन वक्त गुजरता जाएगा जैसे जैसे, तो शायद जो चीज़ें हैं वो कूल डाउन होना शुरू होंगी, तो उसके बाद जो फैसला होगा उनकी टीम के हवाले से, उनके टूर के हवाले से, वो भी होगा। बहरहाल टीम में तो टूर करना है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ये मैचेस हैं, ये पॉइंट्स बहुत अहम है बांग्लादेश टीम के लिए भी, पाकिस्तान टीम के लिए ये मैचेस बड़े जो है वो आम जो 1-on-1 जो सीरीज़ होती हैं उसका तो ज़ाहिर है वो पार्ट नहीं है। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ये मैचेस हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहरहाल ऑफर कर दी है शेरी कि आप जो है वो बांग्लादेश टीम को यहाँ पर भेजने, रावलपिंडी में जो सहूलियात हैं यहाँ पर अपने आप को ट्रेन करें, सीरीज़ के लिए तैयार करें। ये एक अच्छा जेस्चर है। बहरहाल अगर हम बात करें कि बांग्लादेश में सियासी कशीदगी, व्हाट हैज़ हैपेंड येस्टरडे, वो सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। और आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद इसके बाद काफ़ी ज़्यादा ख़तरे में पड़ चुका है। जैसे कि इस हवाले से हम कल भी बात कर रहे थे कि जो मौजूदा सियासी हालात हैं बांग्लादेश के, उसी के पेश नज़र अगर विमेंस T20 वर्ल्ड कप के बैकअप वेन्यूज़ की बात करें तो भारत, श्रीलंका और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। अब देखना ये है उमर कि इतना शॉर्ट टाइम है इस वक्त आईसीसी के पास कि क्या ये जो बैकअप वेन्यूज़ हैं, क्या इस पर ये मैचेस करवाना आसान होगा उनकी कंडीशंस के हवाले से। यानी कि फिर डेफिनेटली फिर हमने ये चीज़ देखी है कि फिर बहुत ज़्यादा सवालात भी उठ रहे होते हैं, तैयारियों में बहुत ज़्यादा बात भी हो रही होती है। तो बहरहाल इस हवाले से आईसीसी के तर्जुमान का भी जो मौक़िफ़ सामने है वो भी सामने रखते हैं आप लोगों के, कि बांग्लादेश में सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। सूरत हाल से मुतालिक आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से राब्ते में है। तो जो मौजूदा सूरत हाल है कोशिश की जा रही है कि उसे मॉनिटर किया जाए, उसे देखा जाए, और फिर बैकअप जो वेन्यूज़ हैं आया उसकी जानिब जाना है या नहीं जाना, आईसीसी का ये फाइनल नैरेटिव आना बाकी है। बहरहाल अब इस आपने सियासी कशीदगी की बांग्लादेश में बात की, तो खेलों में सियासत की बात कर लेते हैं। नूह दस्तगीर भट्ट जो कि पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया, हम सब जानते हैं, हम सब ने देखा कि किस तरीके से कौमी परचम को उन्होंने बुलंद किया और गोल्ड अपने नाम किया। पाकिस्तान खेलों की तंजीम में उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुझे पेरिस ओलंपिक से बाहर करने की जिम्मेदार हैं। क्या वजह इसकी हो सकती है, कौन कौन जिम्मेदार है? अगर आज नूह दस्तगीर भट्ट ओलंपिक्स में होते तो क्या एक, अभी हम अरशद नदीम से उम्मीदें लगाए बैठे तो एक और मेडल की हमें उम्मीद होती। तो नूह दस्तगीर भट्ट को खुशामदीद कहते हैं। नूह दस्तगीर भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या हाल अहवाल हैं? और अभी अरशद के हवाले से बेस्ट विशेस हम आपकी तरफ से लेना चाहेंगे, फिर आगे बात करते हैं आपके इशू के हवाले से। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया आपको इनवाइट करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके आने का। नूह दस्तगीर, अगर हम शुरू से बात करें, ये मामला, ये मसला शुरू कहाँ से हुआ? क्योंकि हमें जब भी ओलंपिक्स आते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स आती हैं, हम एकदम से उम्मीद जाग जाती है, हम एक मरतबा सबको होश आ जाता है कि जी गोल्ड आना चाहिए, सिल्वर आना चाहिए, ब्रॉन्ज मेडल होना चाहिए। पूरा साल हम कहीं ना कहीं गुम रहते हैं, हमारा ध्यान नहीं होता। तो एक मरतबा आप बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ, क्या वजह थी कि ओलंपिक से आप बाहर हुए? देखिए, जब लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स मैंने पाकिस्तान के लिए विन की थी, तो उसके बाद से जो है ना फेडरेशन ने मेरे साथ जो है ना, फेडरेशन और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो थी ना, इन्होंने मिलकर जो है ना एक मेरे लिए जो है ना, मतलब एक पॉलिटिक्स में मुझे डाल दिया कि मैं जो एक पैनल बॉडी के साथ हूँ और मैं उसके साथ चल रहा हूँ। इवन कि मैंने मीडिया पे आके कहा कि मैं किसी पैनल बॉडी के साथ किसी का कोई हिस्सा नहीं, तो मुझे जो है आप इस पॉलिटिक्स में ना शामिल करें। लेकिन उन्होंने मुझे एक टारगेट बना लिया हुआ था कि इसे जो है ना ओलंपिक्स में नहीं जाने देना, और मतलब अना पे बात ले हुए थे कि ये जो है, क्योंकि मैं सर उठा के बात करता हूँ, मैं चमचागिरी नहीं करता, मैं जो बात होती है वो करता हूँ अपने हक की मेरिट पे, क्योंकि मैं मेरिट बेस पे यहाँ पे मैं जीत के जाता हूँ, तो मेरिट पे मैं बात भी करता हूँ। तो ये लोग जो है इनको चाहिए चमचे जो चमचेगिरी करें और फिर जो है ना वो उनको जो है ना ये ओलंपिक्स पे भेजें। जो इनकी बात मानेंगे वो आगे ओलंपिक्स में जाएंगे, जो इनकी बात नहीं मानेंगे उनके ये रास्ते जो है ब्लॉक कर देंगे। मैं तो ट्रेनिंग कर रहा था, मैं तो 2022 के बाद से अभी भी तैयारी कर रहा हूँ, और मैंने अभी भी लेटेस्ट जो लास्ट मंथ जो है मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट मैन वर्ल्ड का टाइटल हासिल किया। मैं अगर वहां पे जाता तो मैं 2 साल पहले का कह रहा हूँ, अगर मुझे सिर्फ तैयारी करने दें, मुझे कोई फैसिलिटेट ना करें, मुझे कोई सपोर्ट ना करें, मुझे सिर्फ मेरे रास्ते खोल दिए जाए,
तो मैं नो डाउट छोड़ चाह रहा हूँ वहां से मेडल पाकिस्तान के लिए, ओलंपिक का गोल्ड मेडल, ना कि सिल्वर ना कि ब्रॉन्ज, गोल्ड मेडल आपको ला कर दूंगा। ठीक, तो नो आप इस तमाम तर ये जो सिनेरियो रहा है इसमें किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, और क्या ये जो एलिगेशंस रही हैं, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं ये तो मेरिट वर्सेस डेफिनेटली एक डिफरेंट क्राइटेरिया है जो आपने खुद कोट किया अपने अल्फाज में, तो ये तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। नो देखिए अभी जो सूरत चल रही है, पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है वो क्या कहते हैं बैन है, ऑलमोस्ट बैन होने वाली है, क्योंकि उनके 7 से 8 लड़के जो हैं डोपिंग में पकड़े गए थे। तो जो सिनेरियो जो मेरे साथ बना हुआ था वो सारा ये था, सिर्फ ये कि अगर मुझे सिर्फ क्वालिफिकेशन राउंड में भेजा जाता, तो इन्होंने मुझे 5 क्वालिफिकेशन राउंड थे जहाँ भी इन्होंने मुझे नहीं भेजा, या होना कि मेरे अलावा कोई कॉम्पिटिटर था या किसी और को भेजा हो, किसी को मुझे भेजा ही नहीं, इन्होंने खेलने ही नहीं दिया इन्होंने मुझे। और दूसरी है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने मेरे लिए जो था स्कॉलरशिप मुझे मिला था ओलंपिक कमेटी की तरफ से 30 लाख रुपया, इन्होंने तो वो भी मेरा खा लिया है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने जो था, और वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने साथ मिलकर इन्होंने जो ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए इन्होंने पैसे दिए थे, ओलंपिक कमेटी ने जो जिसमें अरशद नदीम भी था, इनाम भट्ट भी था, मैं भी था, इन्होंने तो मुझे मेरे वो पैसे भी नहीं दिए। ये मेरे वो जो पेमेंट थी 30 लाख रुपए वो भी खा के जो ओलंपिक क्वालिफाई के लिए था, और ये ऑन रिकॉर्ड है। मैंने इनसे जो क्या कहते हैं हर बंदे को इस बात का इल्म है कि कौन मेरिट पे कौन मेरिट पे नहीं है, जो इस वक्त ओलंपिक गेम्स के ऊपर मौजूद है प्लेयर्स, इनमें से कोई एक बंदा भी अरशद नदीम को छोड़ के कोई भी कॉमनवेल्थ का मेडलिस्ट नहीं है, ना ही साउथ एशियन गेम का मेडलिस्ट है। मैं और अरशद नदीम वाहद थे जो ओलंपिक के लिए मेडलिस्ट में हम स्टैंड कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल अरशद जो है मेडल निकालेगा। अगर मैं भी होता तो मैं भी अरशद के साथ लाजमी मेडल निकालता। तो नू, आप क्या समझते हैं इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है? सिर्फ ओलंपिक जो हमारी एसोसिएशन है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, वो जिम्मेदार है? आपने कौन कौन सा दर जो है वो खटखटाया जाकर, किस किस दर पर आप गए, कहाँ का जाकर आपने बात की कोशिश की? जो अरबाब इख्तियार हैं, जो अगर हम बात करें हुकूमती अहदेदार हैं, किसी से बात हुई, किसी से कोई रब्ता हुआ आपका? देखिए मैंने ये भी कोशिश की थी कि हम जो है ना क्या कहते हैं इनके साथ पैचअप कर लें, लेकिन वो ना ही पैचअप करने के इरादे में थे, वो कहते हैं कि माफीनामा जो है वो हमें लिख कर दें। तो माफीनामा तो सिर्फ अल्लाह के आगे माफी मांग सकते और किसी इंसान के आगे जो है ना माफी नहीं मांग सकते। और माफी मांगनी किस बात की, पहली बात यही सवाल है, किस चीज की माफी वो डिमांड कर रहे हैं? किस चीज की माफी वो इस बारे में चाहते हैं कि हमने जो है ना हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया हुआ है वो ये कि हम इंटरनल पैनल बॉडी के साथ है, जबकि हम ओपनली मीडिया में आगे कह रहे हैं कि हम किसी पैनल बॉडी के साथ नहीं है, हम आपके साथ हैं। वो इस चीज को रिटर्न में लेना चाहते हैं, माफीनामा लिखवा के कि आप एक माफी मांगे, हम प्रूफ दे दे उन्हें कि भाई हाँ हमसे गलती हुई थी। हालांकि हमसे गलती नहीं हुई थी। जब कॉमनवेल्थ गेम्स में खेल कर आया हूँ तो मुझे कई लोगों ने इनवाइट किया है जो कि फॉर्मर वेट लिफ्टर स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं। अब इनका उनके साथ इशू है तो इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं एक पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, मुझे लोग कहीं पे बुलाएंगे इनवाइट करने के तो मैंने जाना है। अब मैं इनकी मर्जी से नहीं जा सकता कि भाई यहाँ पे आपने इन बंदों के साथ सलाम लेनी है, इन बंदों के साथ सलाम नहीं लेनी। तो मेरे लिए सब बड़े हैं, मेरे लिए सब सीनियर है, मैंने सबको उसी तरह मिला है जिस तरह मैं सबको मिलता हूँ। तो इनको चाहिए था कोई चमचा जो इनकी बातें सुनता, जहाँ पे वो कहते यहाँ पे खड़े हो जाए तो यहीं पे खड़े रहो सारा दिन। तो ये उस तरह का बंदा चाहते थे, तो मैं उस तरह का बंदा जो था नहीं बना था, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है जो है मेरे खिलाफ गई। और फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग गई तब तो साथ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन भी मेरे खिलाफ होगी। तो फिर ये दोनों स्पोर्ट्स के अदारे मेन अदारे हैं और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी इंक्लूड करूंगे। इन तीनों की वजह से जो है मैं ओलंपिक्स में नहीं जा पाया और ये मेरी तीसरी ओलंपिक मिक्स हो रही है। मैं लास्ट टोक्यो में भी क्वालिफाई कर सकता था, इन्होंने तब भी क्वालिफाई नहीं मुझे करवाया। मैं वहां पे सिल्वर मेडलिस्ट था 100%, क्योंकि जो सिल्वर और ब्रॉन्ज थे मैंने उनको ऑलरेडी बीट किया हुआ था। और इस बार भी मैंने कॉमनवेल्थ गेम के बाद कोई भी आप इंटरव्यू निकाल के दें, मैंने कहा सर मुझे तैयारी मैं खुद ही करूंगा, ना मुझे फैसिलिटेट चाहिए, ना मैं किसी हुकूमत से अपील करने वाला हूँ। मैं तैयारी खुद करूंगा, मुझे सिर्फ आप मेरे रास्ते खोल दें, मुझे सिर्फ खेलने दें, मैं आपको मेडल ओलंपिक का ला दूंगा। तो मेरा ख्याल है किसी हुकूमती अदारे ने, किसी बंदे ने जो था कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने लिया, ना किसी ने भी नहीं लिया।
ठीक। अच्छा नो, आपके इस पर्सनल एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा आपसे चाहेंगे कि आप जो मौजूदा ओलंपिक्स की सूरत हाल है उस पर भी कमेंट करें। 7 खिलाड़ी जो कि इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, इससे आप कैसे देखते हैं? क्या समझते हैं कि अभी तक कहाँ खामियां रही हैं, कहाँ लूप होल्स रहे हैं? नो, यकीन माने तो इनमें स्पोर्ट्समैन की किसी की कोई गलती नहीं, ये सारी गलती जो है स्पोर्ट्स अदारों की है, तमाम अदारों की, जितने जितने स्पोर्ट्स के बैठे हुए हैं। अगर वहाँ पे कोई प्लेयर्स गए हैं तो वो इन्हीं लोगों के सिलेक्ट किए हुए गए हैं। अब वहाँ पे वो जाके वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे, तो ये स्पोर्ट्स अदारों की गलती है, ना कि स्पोर्ट्समैन की गलती है। क्योंकि ना ही उन्हें वो ट्रेनिंग करवाई होती है, ना ही उस तरह की, ना ही उन्हें फैसिलिटेट किया होता है उस तरह का। और फिर वहाँ पे जब वहाँ पे वो पहुंचते हैं तो होप कर ली जाती है कि आप हमें मेडल लेकर दो। आपने पूरा 4 साल हो गया। अब जो अर्शद नदीम और नीरज चोपड़ा का जो सिनेरियो है, वो एक पाकिस्तान ने, पूरे पाकिस्तान ने होप लगाई हुई है कि अर्शद मेडल लेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नीरज चोपड़ा 4 साल से ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। अर्शद नदीम को आप 3 महीने कैंप में डाल के कहते तो भाई मेडल ले आओ। अब जो 4 साल का बंदा है जो ट्रेनिंग कर रहा है वो मेडल लेकर आएगा, तो जो 3 महीने की ट्रेनिंग कर रहा है वो लेकर आएगा। बिल्कुल सही। तो आप सेटिस्फाई हैं नो, जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मौजूदा अकेडमीज़ हैं, जो मौजूदा एक तरह से पूरा ओलंपिक्स के हवाले से अगर तनाजुर में हम बात करें, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, समझते हैं कि न्यू टैलेंट हंट भी हम नहीं कर पा रहे हैं, उतना टैलेंट हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे? ये कहते हुए मुझे आई थिंक डर भी लग रहा है और शर्म भी आ रही है कि अगर स्पोर्ट्स के ऊपर बेहतरी ना की गई, ये पाकिस्तान के आखिरी मेडल होंगे। जिस तरह क्रिकेट में, हॉकी में, स्क्वॉश में हमने सारे टाइटल अपने गले में मेडल डले हुए हमने उतार के दे दिए, हम ये भी दे देंगे। ये स्पोर्ट्स का सबसे बुरे हालात इस वक्त चल रहे हैं। और मेरा ख्याल है अगर इस पे अगर नजर ना मजीद डाली गई, इसे क्लीन फेडरेशन को, एसोसिएशन को क्लीन ना किया गया, इनको बिल्कुल ठीक ना किया गया, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के कॉमनवेल्थ गेम्स के ही ये आखिरी मेडल होंगे। इसके बाद मेडल नहीं आ पाए, क्योंकि जब मेरिट पे किसी प्लेयर ने जाना ही नहीं, जिसका मेरिट बनता है, जिसका हक बनता है, जब वो हक पे जाएगा ही नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी स्पोर्ट जो है आगे बढ़ सकती है। तो नू, अभी अगर हम बात करें, जो आपके साथ सारा एपिसोड हुआ वो कल किसी और के साथ ना हो, इसके लिए फौरी तौर पर हुकूमत जो है अरबाब इख्तियार हैं, अगर वो ये जोर का जोड़ देख रहे हैं, आपकी उनसे अपने लिए नहीं, बाकी जो एथलीट्स हैं उनके लिए, पाकिस्तानी जो कौम है जो उम्मीदें लगाए बैठती है कि मेडल आना चाहिए, उनके लिए आपकी क्या सजेशंस हैं? क्या होना चाहिए इस चीज़ में? हम बेहतरी कैसे ला सकते हैं? किसको आगे बढ़ना चाहिए? जो हुकूमत है वो आगे बढ़े, एसोसिएशन जो हैं उसमें कोई तब्दीली हो, क्या समझते हैं? क्योंकि आप उस सिस्टम के बीच में हैं, या कहें कि आप मुतासरीन में हैं, तो क्या समझते हैं आप, कहाँ पर बेहतरी शुरू कहाँ से होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जो है ना, मेरिट के ऊपर जो है ना, अगर देखा जाए किसी को ठीक करना है, तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जितनी तमाम फेडरेशन हैं उनको क्लीन अप किया जाए। उनके ऊपर जो वो बंदे आके बैठे हैं जो कि खुद प्लेयर रह चुके हों, जो कि इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हों, जिनको पता हो कि एक स्पोर्ट्समैन को आगे किस तरह बढ़ा सकते हैं। अब अगर वो पढ़े लिखे आप ला के बिठा देंगे तो ठीक है, वो एक किताबी कार्रवाई की तरह वो चलते रहेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया में जितने भी तमाम इस वक्त जो स्पोर्ट्स के इदारे, ओलंपिक कमेटी की जो इस टाइम क्या कहते हैं, जो इस टाइम प्रेसिडेंट है, वो एक खुद लीड रह चुकी है और खुद जो है ना उसका इंडिया में बहुत नाम है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी आई थिंक क्या कहते हैं, हमारे ओलंपिक कमेटी में हमारी जो पाकिस्तान ओलंपिक फेडरेशन है, तमाम जितनी भी फेडरेशन है, उनमें स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं जो कि पहले फॉर्मर रह चुके हैं, उन्हें ही जो है ना अपॉइंट किया जाए, ताकि वो ही जो है ना हमारी स्पोर्ट्स को जो है थोड़ा बेहतर कर सके। क्योंकि वो खुद भी प्लेयर रह चुके होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमारे साथ क्या ज्यादती है, क्या मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन को किस तरह रखना है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक तब्दीली उन्हें जरूर करनी चाहिए। दूसरा ये कि हमारे इधर ना ही कोई अकेडमीज वगैरह, ना ही कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पे यंग जनरेशन अगर करना भी चाहे ट्रेनिंग तो वो नहीं कर सकती। अब हर बंदा लाहौर जाके अफोर्ड तो नहीं कर सकता कि ट्रेनिंग वहाँ पे स्टेडियम्स है तो वहीं पे जाके करें। अब डिफरेंट सिटीज में हर जगह स्टेडियम्स वगैरह होने चाहिए, ताकि हर सिटी के अंदर जो है जो प्लेयर्स हैं वो ट्रेनिंग कर सकें। एटलीस्ट उन्हें उनको ग्राउंड मिले कि वहाँ पे वो ट्रेनिंग कर सके और वहाँ पे खेल सके। यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे ताले लगाए होते हैं ग्राउंड्स में या अकेडमीज में, और वहाँ पे शादी के फंक्शन चल रहे होते हैं, रेंट पे उन्होंने दिया होता है। अच्छा नो, एज अ टॉप एथलीट ऑफ योर स्पोर्ट्स, आपके क्या करियर गोल्स हैं? आप क्या समझते हैं कि अब डेफिनेटली जब आप मुतासरीन में से होते हैं उस सिस्टम के,
तो आप बहुत सारी चीज़ें जो अपकमिंग टैलेंट होता है, इमर्जिंग टैलेंट होता है, उनके लिए वो डोर्स ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो नू, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दिस? देखिए, इस वक्त तो मैं खुद जो है ना स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्समैन को ना ही किसी पॉलिटिक्स ना ही कोचिंग साइड पे भी जाना चाहिए, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन खुद जो है वो बहुत चीज़ों से एक जर्नी से गुजर रहा है, एक एक्सपीरियंस से गुजर रहा है। तो अभी मेरा फिलहाल जो फोकस है वो आने वाले जो कंपटीशन है मजीद उन पे फोकस है कि मैं जो इन सियासतों के नजर ना हूँ। तो मैं अपने तौर पे हमने कोशिश की है कि हम साउथ अफ्रीका में कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही है, तो मैं इंशाल्लाह उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ अपने एक्सपेंस के ऊपर। तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह वहां से भी जो है पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आऊं। और बाकी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आने वाली जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं और एशियन गेम्स हैं, अगर ये लोग अपने हालात बेहतर करते हैं या ये फेडरेशन ही अपने आप को मामला ठीक करती हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बिल्कुल मायूस नहीं करूंगा, वहां से पाकिस्तान के लिए 100% जो है ना मेडल लेकर आऊँ। और अब मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है, क्योंकि ये ओलंपिक तो मेरे हाथ से निकल गया। मैं लॉस एंजलिस मैंने ऑलरेडी नाम भी पता कर लिया, मैंने साल भी पता कर लिया कि नेक्स्ट ओलंपिक्स कब है, तो मैं अब उसकी तैयारी के लिए लग चुका हूँ और आगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना बेहतर करे। ठीक है। अच्छा नू, बस लास्ट में ये कर दीजिएगा, ये कह दीजिएगा कि आप जो है कहीं हिम्मत तो नहीं आ रही सारे सफ़र के बीच में, कहीं जो ज़ाहिर है मुश्किलात जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं आपके ऊपर, बट कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर कोई जो है दिल तो नहीं हारा? देखिए, मेरे वालिद साहब भी खुद वेट लिफ्टर रह चुके हैं, तो उनके ऊपर भी इसी तरह इश्यूज आते रहे हैं। उन्हें कहीं कंपटीशन से जो है इसी तरह बाहर करते रहे हैं, तो इसी वजह से जो है ना उन्होंने वेट लिफ्टिंग जो थी वो लेफ्ट कर दी थी। तो फिर उन्होंने हमें शुरू से यही खुद ही सिखाया कि हमने अपना गिव अप नहीं करना, हमने इनकी सियासतों के नजर नहीं होना, क्योंकि उनका टाइम ज़ाया हो गया था। तो वो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं जो नहीं कर पाया मैं अपनी औलाद से जो ना अपने बच्चों से जो है ना वो करूँगा। नू, कथा कलामी की माजरत, हमें एक ब्रेक ही जाने पड़ना है, आपको हम अपने साथ ही रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं एक नू दस्तगीर भट्ट का मसला नहीं है ये शीरीन, ये मसला पूरी कौम का है और पूरी नेशन का है, एक सिस्टम का मसला है ये। इस सिस्टम के अंदर कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, नू दस्तगीर भी हमारे साथ ही मौजूद है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। एंड वेलकम बैक टू प्रोग्राम जोर का जोड़। और इस ब्रेक के अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है शीरीन, और वो खबर थोड़ी बड़ी है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। तो मिर्ज़ा साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और इसके साथ ही मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ, फिर मैं आपकी जानिब बढ़ता हूँ। इसके साथ ही पीसीबी ने जो नए डोमेस्टिक सीज़न का ऐलान किया है, उसमें नए डोमेस्टिक सीज़न में 210 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम कर दिया गया है। बात की जा रही है डोमेस्टिक के हवाले से, जो हमारे वहाँ पे सिस्टम है उसको मजबूत किया जाएगा। और अगर हम गुज़िश्ता सीज़न की बात करें, 360 खिलाड़ी थे जिन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे। 24-25 में सिर्फ 150 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। बात की जा रही है कि खिलाड़ियों के जो मुआवजे हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन आपने खिलाड़ी घटा दिए हैं। इसका क्या असर पड़ेगा? और जो लड़के हैं जिनका रोजगार, जिनकी रोजी रोटी ये क्रिकेट है, डोमेस्टिक है, जिनका रोजगार इससे वाबस्ता है, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? ये खबर बड़ी हैरान कुन, बड़ी परेशान कुन है। और ये 150 खिलाड़ी चैंपियंस कप के तीनों फॉर्मेट्स खेलेंगे। बिल्कुल। तो मिर्जा साहब, क्या आपके लिए भी ये खबर इतनी ही हैरान कुन है, इतनी परेशान कुन है? समझते हैं कि इससे एक जो हम कहते हैं ना कि बेंच स्ट्रेंथ वो मजबूत होगी? बहुत बहुत शुक्रिया उमैर आपका और शीनी। आप भी बेंच स्ट्रेंथ कैसे मजबूत होगी? 4.5 अरब रुपए आप खर्च कर रहे हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट पर। आज तक पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में 4.5 अरब रुपए नहीं खर्च हुए, तो अब 4.5 अरब खर्च कर रहे हैं। उसमें से अगर आप 210 खिलाड़ियों को निकाल देंगे, 150 क्रिकेटर्स को आप रखेंगे, क्राइटेरिया क्या होगा? असल चीज तो उमैर क्राइटेरिया है कि 150 में कहीं नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म तो नहीं होगा, ये भी देखना होगा। और अगर आप ठीक है 5 लाख रुपए महीना दे रहे हैं, या आप उसके अलावा 3.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, तो आपको देखना होगा। लेकिन मैं हैरान हूं कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोहसिन नकवी साहब ने, और उन्होंने ये दावा किया कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो एक तरफ बेहतर बनाने की बातें हो रही है, दूसरी तरफ खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट से महरूम किया जा रहा है। आपको पता है कि पहले भी जब इमरान खान साहब के दौर में इदारे बंद कर दिए गए और सिर्फ एसोसिएशंस की टीमें बना दी गई कि 2 पंजाब की, फिर एक जो है खैबर पख्तूनख्वा, एक बलूचिस्तान, एक
सिंध की और एक कैपिटल फेडरल कैपिटल एरिया की, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? लड़के बेरोजगार हुए, लड़कों ने बाइकियां चलाना शुरू कर दी, लड़कों ने अपने रोजगार के लिए, अब इदारे बंद हो गए थे। अब भी इदारों में लड़के नहीं है, अभी भी इदारों में नौकरियां उस तरह की नहीं है। एक लीपा पोती तो कर ली हमने गुज़िश्ता सीजन में कि जी इदारों को शामिल कर लिया, लेकिन कहाँ फैसिलिटीज है लड़कों को? मेरे ख्याल में ये लम्हा फिक्रिया है उमैर। बिल्कुल लम्हा फिक्रिया है मिर्जा साहब। अगर हमने क्रिकेट को बेहतर करना है, डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, वकार यूनुस साहब आए हैं, उन्होंने कहा कि अब क्रिकेटर आए हैं वो फैसले करेंगे क्रिकेटिंग, डोमेस्टिक को भी देखेंगे। तो ये एक क्रिकेटर की जानिब से ऐसा फैसला सामने आना, और क्योंकि अब तो वो भी जो भी सवाल तो होगा, क्योंकि वो आकर वहाँ पर बैठ चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि अब आप जिम्मेदार हैं इन सब चीज़ों के, तो खिलाड़ियों को ही बेरोजगार कर दिया। मैं ये बदकिस्मत के बाद वो की तरफ नहीं देखता, वो समझता है कि मैं अपने कुल हूं, तो उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है कि आप जो है बजाय इसके कि आप तवज्जो दें। अब वकार यूनुस आ गए हैं, वकार यूनुस का माजी सबके सामने है, लेकिन अब हम दुआ कर रहे हैं कि वो डोमेस्टिक को बेहतर करें, एक नए रोल में आए। पहले तो वो कोच वगैरह थे, तो अब देखते हैं ये उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा लेजेंड्स को लगाऊंगा, तो कौन से लेजेंड्स हैं? कहीं अपने दोस्तों को तो लगाने नहीं जा रहे, मेरिट को प्रिवेल करना चाहिए। जब मोहसिन नकवी साहब ने तमाम तर अथॉरिटी वकार यूनुस को दे दी है, तो अब वकार यूनुस की तरफ तो उंगलियां उठेंगी, सवालात तो उन्हीं से होंगे कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि मुझे याद है उमैर, मैं तो बड़े अरसे से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, मुझे याद है कि वकार यूनुस शुरू में जब बुरे वाला से देखना चाहिए। मिर्जा साहब, क्योंकि श्री क्रिकेट की इंसाइक्लोपीडिया इन्हें कहा जाता है, तमाम इनके पास जो हिस्ट्री है वो तमाम डाटा है जो वो होता है। मिर्जा साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये मुझे ज़रा एक्सप्लेन करने की कोशिश हमें कीजिएगा, क्योंकि समझ से कासिर है ये जो ज़हन है बेहतरी की जानिब कैसा और कौन सा कदम है। 150 में से हम कैसे लड़के निकालेंगे? 15, 150 में से आपने 15 लड़के निकालने हैं और यही लड़के सारे सीजन खेलेंगे। बेहतर ना होता कि आप डिवाइड करते, अब आपके पास टूर्नामेंट्स बढ़ गए हैं तो मैक्सिमम लड़का जो है वो इसके अंदर आता, अपनी सलाहियतें, अपना लोहा मनवा सकता था। बड़ा अच्छा मौका था ये आपने बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन किया है उमैर, और इसमें अगर खिलाड़ी अनफिट हो जाएगा फर्ज कीजिए, और अगर आपने 15 में से अगर कहीं 3 या 4 अनफिट हो जाए, फिर क्या होगा? आपको बैकअप रखना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा। अब दिलचस्प बात यह है कि वही लोग डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ अटैच हैं जो माजी में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को जवाल की तरफ ले जाने का सबब बने हैं, चाहे वो नदीम खान हो, चाहे वो जुनैद ज़िया हो। तो वो क्या वकार यूनुस को इनपुट देंगे? बॉस तो वकार यूनुस होंगे, लेकिन अब ये देखते हैं कि खिलाड़ियों को अगर आप स्क्वीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्रिकेट को बजाय तरक्की देने के एक महदूद कर रहे हैं। ये सोचना पड़ेगा मोहसिन नकवी साहब को, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया है, जब उनसे सवाल हुआ कि आपको क्रिकेट का इल्म नहीं, तो उन्होंने कहा ये तो आने वाला वक्त बताएगा मुझे क्रिकेट का कितना पता है। तो उनको इस तरफ तवज्जो जरूर देनी चाहिए। ठीक, अच्छा, ये मिर्जा इकबाल बेग साहब क्या समझते हैं आप सिलेक्शन प्रोसेस की जो आपने बात की है, सिलेक्शन मैकेनिज्म? कल भी उनसे ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सवाल किया गया कि आखिरकार ये जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स पर बहुत बात होती है, वकार यूनुस से भी यही सवाल किया गया कि ये हमने कहीं ना कहीं टीम में देखी भी है ये चीज़ें। कहाँ से अगर हम बात की जाए तो आप समझते हैं खिलाड़ियों को उठाया जाएगा? सिलेक्शन मैकेनिज्म क्या होगा? इस हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं है अभी तक। आप सही कह रही हैं शीरी, पहले तो ये डाटा जमा करेंगे कि कौन कौन से अच्छे परफॉर्मर थे, उनको किस तरीके से। अच्छा, इनमें से कुछ खिलाड़ी जो है वो इदारों से भी वाबस्ता है, तो वो इदारों से भी तनख्वाह लेंगे और ये भी तनख्वाह देंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। कुछ खिलाड़ी रीजन्स की नुमाइंदगी करेंगे, और क्या पाकिस्तान के सुपरस्टार जो टॉप के प्लेयर्स हैं, क्या वो डोमेस्टिक सर्किट में इनके साथ खेलेंगे? खासतौर पर पेंटेंगुलर कप जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि 5 टीमें होंगी, तो बहुत सारे सवाल आते हैं। अच्छा, अब इस ये जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, अगर वकार यूनुस हैं तो वकार यूनुस अगर विमेन क्रिकेट की तरफ जाते हैं तो आप देखें उनकी भाभी जो है वो विमेन क्रिकेटर हैं, और उनके भाई, आई हैव नथिंग अगेंस्ट अली यूनुस, बड़ा अच्छा बंदा है, लेकिन उनके भाई कमेंट्री करते हैं। फिर अगर इंजमामुल हक को वो बनाते हैं मेंटोर, तो क्या इंजमामुल हक के भतीजे भी खेलते हैं? बहुत सारे सवालात हैं। अगर अब्दुल रज़ाक को लेकर आते हैं, उनका बेटा भी खेलता है, तो फिर मेरिट का कैसे ये वो करेंगे? ये सोचने वाली बात है और बड़ी मुश्किल हो जाएगी।
जाएगी वकार मेरिट का यूनुस के लिए। तकाजा अगर क्लियर नहीं है, कुछ जिस डाउट्स की जानिब मिर्ज़ा साहब आप इशारा कर रहे हैं, तो आप समझते हैं ये क्या फैसला फिर किसी उजलत में लिया गया है? कहीं ये उस जानिब इशारा तो नहीं है कि वर्ल्ड कप के बाद हमने देखा कि जी कुछ होना चाहिए, कोई सर्जरी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ एक डेवलपमेंटल चीज़ होनी चाहिए ताकि ये लगे कि जी काम हो रहा है, बेहतरी की जानिब क्रिकेट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? देखिए शेरी, 9 जून को जिस तरीके से पाकिस्तान भारत से हारा, उसके बाद जो शोर मचा और चेयरमैन साहब, आप देखिए 5 अगस्त को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर्जरी क्या हुई, 3 लोगों को फारिग किया गया, उनमें से एक को हॉलीडे ट्रिप और आईसी कोर्स है, इसमें तो वो आजमाई कर चुके हैं, सेलेक्टर, गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर, सीनियर टीम मैनेजर, तो मुझे तो लग रहा है वो कोचिंग में भी आएंगे। और फिर उसके बाद ये चूंकि शोर बहुत ज्यादा उठा कि भाई इतना शोर मच रहा है कि टीम की परफॉर्मेंस ऐसी मायूस कुन रही, कौन है इसका जिम्मेदार, किसी ने जिम्मेदारी लेने की कोशिश नहीं की। फिर खबर लीक कर दी गई कि जनाब अली शाहीन शाह अफरीदी पर 1 साल की पाबंदी लगाई जा रही है। जब बहुत प्रेशर पड़ा बोर्ड पर, तो बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज परसों जारी किया कि नहीं, किसी पे पाबंदी नहीं लगाई जा रही। तो फिर वो सर्जरी कहाँ गई, हर कोई ये पूछता है। अब उस सर्जरी को छुपाने के लिए उन्होंने एक नया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रोग्राम किया। अच्छा प्रोग्राम है, आज नथिंग अगेंस्ट दैट प्रोग्राम, कि अच्छा है कि ग्रास रूट लेवल पर डोमेस्टिक को बेहतर बनाया जाए। लेकिन फिर लोग पूछते हैं सर्जरी कहाँ गई। हसन अली तो मेरे ख्याल में आप ही के प्रोग्राम जोर का जोड़ में उमैर कह रहे थे कि अभी सर्जरी का इक्विपमेंट नहीं आया, सर्जरी कैसे होगी। तो अभी तो बहुत सारे सवाल साहब पर, जिन पर 2 ही जिम्मेदारियां, एक तरफ तो वजीर दाखिला भी है, फिर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, तो वो कैसे एडजस्ट करते हैं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। सवाल तो बहुत सारे हैं। और मिर्ज़ा साहब, मुझे रह के डोमेस्टिक का ख्याल आ रहा है। मेंटोर्स की आपने बात की तो शेरी एक वो मैं शेयर करना चाहूँगा वाक़या। KL राहुल ने कहा कि जब एक बैड पैच आया उनके ऊपर, तो किस तरीके से विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने जो है उस जोन से उनको निकाला, बाहर निकाला, उनकी हेल्प की, वहाँ पर उनको अपने साथ लेकर बाहर गए, खाने पर जा रहे हैं, डिनर पर जा रहे हैं, तो साथ लेकर के बकअप किया। मेंटोर्स का किरदार ये होता है, एक टीममेट है आपके साथ, वो लड़का है, और वो एक टीम के मकसद के लिए आप किस तरीके से लेकर चल रहे हैं, ये हमें सीखना होगा। मिर्ज़ा साहब, हमें कब हम सीखेंगे, कब हम आगे बढ़ेंगे? हमारे तो मेंटोर दूसरे मेंटोर के खिलाफ होता है, एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के खिलाफ होता है। और सर्जरी की बात है तो सर्जरी का सारा गुस्सा मुझे लग रहा है हमने डोमेस्टिक पे निकाल दिया, 210 लड़का हमने बेरोजगार कर दिया। मेंटोर कहाँ से होगा, हमारे पास तो अनुष्का शर्मा नहीं है ना, उनके पास अनुष्का शर्मा है, विराट कोहली उसको ले गए। और आपने सही कहा कि हम लोग जो है एक दूसरे की टांग खींचते हैं, बजाय इसके कि हम खुश हो। एक हसद, कहते हैं ना, हसद की आंखें नहीं होती, हसद की बात नहीं कर रहा हूँ, हसद की बात कर रहा हूँ। तो हसद की हमारे आंखें नहीं है, हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। मेरे ख्याल में मेंटोर का अब रोल क्या होगा, वो कह रहे हैं लेजेंड आएंगे अब। ठीक है, श्रीनी आगे आना चाहिए। बात ये कि लेजेंड्स जो है ना, उनका बड़ा किरदार होता है। आपके जो टीम के सीनियर प्लेयर्स हैं, कुछ गलबन मिर्ज़ा साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, तो मिर्ज़ा साहब बड़ा अहम नुकता उठा रहे थे कि उन्होंने ये भी पॉइंट उठाया कि हमारे पास तो अनुष्का नहीं है। बहरहाल ये जो अभी, लेकिन बहरहाल हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी ज़रूर मौजूद हैं, जो हम समझते हैं कि जहाँ पर आपने बात की ना उमैर मेंटोरिंग की, तो यकीनी तौर पर इस बात का भी यहाँ पर अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है कि खिलाड़ियों की आपस की कॉम्बिनेशन क्या है। ऐसे यानी कि आपसी जो इख्तलाफात हैं, जब तक उमैर वो नहीं भुलाए जा सकेंगे, जब तक उन्हें ओवरकम नहीं किया जा सकेगा, बेहतरी की उम्मीद हमें भी श्री जो है थोड़े दिल बड़े करना होंगे, हमें भी दिल बड़े करना होंगे। क्योंकि मिर्ज़ा साहब, हम जो बात कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिएगा। नंबर 1, नंबर 2, एक हमारे यहाँ ये भी मसला है कि जब एक खिलाड़ी किसी दूसरे खिलाड़ी को बैक करता है, सपोर्ट करता है, तो हम दोस्ती यारी का इल्ज़ाम भी लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मसला हर किसी में ही है। अगर हम अपनी बात करें, अवाम को सोशल मीडिया मिल गया, वहाँ पर वो तनकीद शुरू कर देता है, तो किसी भी हाल में खुश नहीं हैं हम, ये भी हकीकत हमें मानना होगी। बिल्कुल आपने सही कहा उमैर। अब आप देखें ना, 5 साल में 4 लोग जो है पाकिस्तान क्रिकेट के सियाह सफेद के मालिक बन गए। एक सबसे पहले आए मिसबाह-उल हक, फिर मिसबाह-उल हक गए, उसके बाद आए मोहम्मद हफीज गए, उसके बाद आए वहाब रियाज, अब वहाब रियाज की जगह आ गए वकार यूनुस। तो हमारे यहाँ मुस्तकिल मिजाजी क्यों नहीं है, क्या वजह है इसकी? एक तो हमारे क्रिकेट बोर्ड में भी कंसिस्टेंसी नहीं है, दूसरे हमारे यहाँ जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पर आते हैं उनको जल्दी जल्दी तब्दील किया जाता है, कभी गैर मुल्की कोच लाते हैं, कभी अब तक डायरेक्टर बनाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर इनको सोचना पड़ेगा। और हर साबिक खिलाड़ी जब वो बोर्ड के साथ होता है तो बोर्ड की तारीफ में जमीन आसमान
आसमान के कलाबे मिला देता है, और जब वो क्रिकेट बोर्ड से बाहर होता है तो तनकीद करना शुरू कर देता है ताकि क्रिकेट बोर्ड में आ जाए। तो ये अलमिया है हमारे यहाँ। राहुल द्रविड़ की एग्जाम्पल ले लेना उमैर, कि उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए, 5 में से 2.5 करोड़ रुपए वापस कर दिए, इसलिए कि वो कहते हैं कि जो सबको मिला है। हमारे यहाँ अगर इस तरह से खिलाड़ी करने लग जाए साबिक टेस्ट क्रिकेटर, तो हमारी क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली जाए। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी अहम है मिर्जा साहब, ये बात तो हकीकत है। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ एक अहम खबर ये भी सामने आई थी कि जो फिटनेस टेस्ट का एक सिलसिला रुक सा गया था मिर्जा साहब, अब वो दोबारा शुरू किया जाएगा। समझते हैं कि एक कंसिस्टेंसी थी जो बीच में रोकी गई, अब जब दोबारा से स्टार्ट होगी ये चीज़, तो क्या समझते हैं प्लेयर्स रिएक्शन, खिलाड़ियों का रद्दअमल क्या होगा इस जानिब? देखिए शीरी ये प्रोफेशनल क्रिकेटर है, इनका कोई रद्द अमल नहीं होना चाहिए। तो बदकिस्मती है हमारी कि हमारे खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट ही नहीं होता था। आपको पता है जब मिकी आर्थर थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में फिटनेस टेस्ट होता था, सीढ़ियां चढ़ते उतरते थे और बहुत सारी चीजें, टाइम नोट किया जाता था जिसमें शान मसूद टॉप पर रहे, उसके अलावा फवाद आलम ने बड़ा क्लियर किया। तो फिटनेस टेस्ट तो होना चाहिए। बाद लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि बाबर आजम ने कह दिया कि नहीं जी फिटनेस टेस्ट अब नहीं होगा। तो फिटनेस टेस्ट के बगैर आप जब तक फुल्ली फिट नहीं होंगे आप कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। मेरे ख्याल में इट्स अ गुड साइन, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिटनेस टेस्ट का जो सिलसिला शुरू किया है, विच इज अ वेरी गुड साइन। चलिए, इट्स अ गुड साइन। और मिर्जा साहब, मसाइल सिर्फ यहीं पर नहीं है, क्रिकेट में नहीं है, मसाइल हमारी हर खेल में है। ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे भी जो मामला चल रहे हैं उस पर भी मैं आपका कमेंट लेना चाहूँगा। नू दस्तगीर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और नू ने हमारे से बड़ी डिटेल डिस्कशन की मिर्जा साहब। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ा और ओलंपिक का ये जो चांस था जिसमें मेडल एक और पाकिस्तान जीत सकता था, भाई अरशद की उम्मीद है तो नू दस्तगीर भी मेडल जीत सकते थे। नू भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मिर्जा साहब, पहले आपका कमेंट मैं लेना चाहूँगा कि जो नू दस्तगीर भट्ट के साथ हुआ, जो मामला हुए, जिस तरीके से किया गया, नू का ये कहना है कि अपने पसंदीदा जो लोग हैं उन्हें जो है वो आगे भेजा गया, मेरिट को कहीं पर भी नहीं देखा गया और महज इल्ज़ामात लगाकर जो लड़के डिजर्व करते थे उन्हें बाहर कर दिया गया। क्या आपके पास इंफॉर्मेशन इस हवाले से क्या है, वो शेयर करेंगे आप? बिल्कुल, देखिए नू दस्तगीर भट्ट को ये वाइल्ड कार्ड एंट्री दिलवा सकते थे। अब जिस तरीके से आपके पास वाइल्ड कार्ड एंट्री में आपके 2 एथलीट्स गए, 2 स्विमर्स गए, क्या किया उन्होंने तो। और नू का तजुर्बा है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन हमारे यहाँ रस्सा कशी है उमैर, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन थी। 20 बरस तक जनरल आरिफ हसन ओलंपिक एसोसिएशन के सदर रहे। अब सुनने में आ रहा है जो सेक्रेटरी जो करता रहता है खालिद महमूद साहब, वो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर हैं और उनको बॉक्सिंग का कुछ नहीं पता, सुना उन पर पाबंदी लग रही है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को टेक ओवर करने के चक्कर में, तो आपस की ये रस्साकशी, इससे खिलाड़ियों को नुकसान हो रहा है ना, एथलीट्स को नुकसान हो रहा है। आप मुझे बताएं कि अभी जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी है वो मारूफ शायर अताउल हक कासमी के साहबजादे पीरजादा हैं। हमने तो कभी यासिर का स्पोर्ट्स के हवाले से नहीं सुना। आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेकर आए, जो स्पोर्ट्स को समझता हो, जो स्पोर्ट्स को तरक्की की राहों की तरफ गामजन कर सके। लेकिन हमारे यहाँ नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, जिससे नुकसान हो रहा है। ऑफिशियल चले जाते हैं, जॉय ट्रिप पे लोग चले जाते हैं, बजाय इसके कि वो पैसा खिलाड़ियों पर सर्व किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, उनकी ट्रेनिंग पर तवज्जो दी जाए। मेरे ख्याल में बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ। खेल जो है वो तबाही की तरफ गामजन है। और जब से उमैर ये 2008 में शीरी, जब से ये 18वीं तरमीम आई, जबकि इन्होंने क्या किया कि वफाकी वजारत खेल खत्म कर दी और इन्होंने कहा कि हर सूबे की अपनी अपनी वजारत खेल किया, तो उसकी वजह से भी आपके पास फंड जो है वो सूबे खर्च करें ना करें और खेल कहाँ जाए किसी को कोई परवाह ही नहीं है। सही। अच्छा, ये जो प्रोविंशियल मामलात 18वीं तरमीम का आपने हवाला दिया है मिर्ज़ा साहब, तो नू भी हमारे साथ मौजूद है। नू, आप कैसे देखते हैं, एक बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने यहाँ पे कोट की है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं, इसी की वजह से जो सारी खामियां हैं वो जन्म ले चुकी हैं। क्या कमेंट करेंगे नू? देखिए, मैंने पहले भी बात की है कि बिल्कुल जो हमारे जितनी एसोसिएशंस हैं उनके ऊपर जो ओहदेदार हैं वो आकर बैठे हुए हैं जिनको स्पोर्ट्स का पता ही नहीं है, जिनको स्पोर्ट्स का एस भी नहीं पता कि स्पोर्ट्स में होता क्या है, कि स्पोर्ट्समैन को ट्रीट किस तरह किया जाता है, स्पोर्ट्समैन को क्या कहते हैं बिठाया किस तरह जाता है और खिलाया किस तरह जाता है। अब देखिए, मैं ट्रेनिंग अगर घर में अपने वाले साहब की बात करता हूँ, मेरे कोच वाले साहब है, अब मैं सारा साल उनके पास ट्रेनिंग करता हूँ और जब मैं इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए जा रहा होता हूँ तो एक नया कोच जो है फराहम कर दिया जाता है फेडरेशन की तरफ से, ये आपका जो है
कोच बन के जो है बाहर जाएगा। तो देखें जो स्पोर्ट्समैन की आधी जो आपने हिम्मत है वो तो वहीं खत्म कर दी कि आपने उसका कोच जो है क्या कहते हैं घर छोड़ दिया है और एक नया कोच एक्सपीरियंस के लिए आपने साथ दी थी, जो कि आपको जानते ही नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ को जानते ही नहीं कि भाई इसको चलाना किस तरह है, इस बंदे को परफॉर्म किस तरह करवाना है। ये सारा खेल जो होता है एक कोच का होता है। कोच वहाँ पे स्कोर बोर्ड देख रहा होता है, कोच सारे मामला देख रहा होता है, कोच अपने जो ऑपोजिट जो टीम होती है उसको देख रहा था कि भाई वो किस लेवल पे चल रहा है, हम किस लेवल पे हैं, हमें किस तरह उन्हें जो है ना फाइट बैक करना है। तो ये सारे काम जो होते हैं एक कोच के होते हैं। तो यहाँ पे जब कोच को हटा दिया जाता है, जब मेन जो लोग हैं उनको हटा दिया जाता है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि स्पोर्ट जो है हमारी ऊपर जा सकती है। मिर्जा साहब, अगर जो नू की आपने बात सुनी, अगर उन्होंने कहा कि जब कोई ऐसा टूर्नामेंट आ जाता है उस वक्त एक कोच साथ लगा दिया जाता है, अगर आपको एतराज़ है अपने फादर को वो साथ एज ए कोच लेकर जाते हैं तो आप एक उनको कोच मुयस्सर कर दें, पूरा साल उनकी कोचिंग करें, फिर तो मसला हल हो सकता है ना। लेकिन अपने मंजूर नजर लोगों को जॉय ट्रिप पर भी तो भेजना जरूरी होता है ना उमैर, इसलिए कि जब कहीं बाहर का दौरा होगा तो वो जाएंगे मुल्क से बाहर आबो हवा की तब्दीली के लिए, तो यही मौका होता है ना कि अपने मंजूर नजर लोगों को नवाजा जाए, तो वो नवाज देते हैं। हालांकि टेक्निकली ये सही नहीं है, एक आदमी जो पूरा साल एक खिलाड़ी के साथ अटैच है वही ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन में एक सेक्रेटरी साहब आए थे और वो जो थे कोच बनकर खिलाड़ियों के साथ चले गए। आप अंदाजा लगाएं कि आप सेक्रेटरी हैं, आपने कभी कोचिंग नहीं की, वो कोच बन के चले गए। तो ये अलमिया है पाकिस्तान स्पोर्ट्स का कि जिसका जहां दांव लगता है उमैर वो उसको गैप कर लेता है। तो ये इससे फिर खिलाड़ियों की भी हौसला शिकनी होती है और इससे फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स भी बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ चला जाता है। नू के लिए लास्ट में क्या कमेंट करेंगे मिर्जा साहब? बस नू जैसे एथलीट्स को क्या करना चाहिए, बस लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा, फिर उसके बाद आप दोनों से इजाजत चाहेंगे। नू जैसे एथलीट को मेहनत अपनी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि देखें मेहनत मायूसी जो है कुफ्र है। मेरे ख्याल में इतने टैलेंटेड है, इन्होंने बड़ा नाम कमाया, लेकिन अब कोई सिफारिशी लोग अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री पे चले जाते हैं और इनको नहीं भेजा जाता, ये तो सरासर ज्यादती है। लेकिन इनको दिल छोटा नहीं करना चाहिए, बहादुर है, गुजरावाला से ताल्लुक है इनका, तो इनको चाहिए कि मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह इनका वक्त दोबारा आएगा। एंड दैट्स व्हाट द ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब और नू दस्तगीर भट्ट। और यकीनी तौर पर उमर इस बात की बहुत ज़रूरत है कि वो जो कमियां रह चुकी हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स को जो हम कर चुके हैं, अब आई थिंक उससे सीखा जाए, माजी से सीखा जाए, हिस्ट्री से कुछ सीखकर अब प्रोडक्टिवली आगे बढ़ा और जो स्पोर्ट्समैन है वो ये बताता है कि वो उसने कभी हिम्मत नहीं हारनी। यही मैसेज आज के जोर का जोड़ का था, यही पैगाम नूह दस्तगीर भट्ट का भी था कि आपने अपनी कोशिश जारी रखनी है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, नूह ने कहा कि मुझे अगले ओलंपिक्स के हवाले से पता चल गया, लॉस एंजलिस में है, मैं उसके लिए तैयार हूं। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर मेरा करियर खत्म हो गया। तो यही लाइफ लेसन भी यही है, हमें अपनी ज़िंदगी में भी यही सोचना है। अब हर कोई स्पोर्ट्समैन है, हम सबको अपने अंदर का जो स्पोर्ट्समैन है ना या स्पोर्ट्स पर्सन है वो जगाना होगा। और इसी के साथ, इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। आज का जोर का जोड़ आप लोगों ने देखा, उम्मीद के साथ कि हम यकीनी तौर पर स्पोर्ट्स के हर शोबे में कुछ ना कुछ बेहतरी की गुंजाइश है, मौजूद है और उस पर इंशाल्लाह कोशिश होगी। आपसे कल मुलाकात, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।